ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का है कि वेंटिलेटर केयर। ये यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है। क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट। ओके, आज हम क्या पढ़ेंगे? Finish our today's class, we will be able to define ventilator, discuss indications, why we put a patient on ventilator. We will talk about negative and positive pressure ventilation, and we will be able to define the parameters of ventilators, what they are, and what are their purposes, usage, and how they help in patients' ventilation. We will talk about the types and mode of ventilators, and we will discuss troubleshooting in mechanical ventilator. When a patient is on, when a patient is on mechanical ventilator, what problems he can face. और उसके अलावा ट्रबल शूटिंग, उसके अलावा हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जब पेशेंट को वेंटिलेटर पर डाला जाता है, और क्या नर्सिंग केयर होती है उस पेशेंट की जो वेंटिलेटर पर होता है। ओके, पता है किसी को वेंटिलेटर की हिस्ट्री क्या है? बहुत पुरानी है। 2nd सेंचुरी में, सन 2 ईस्वी में, एक रोमन फिजिशियन गैलन नाम का था। उसने पहली दफा मैकेनिकल ब्रीदिंग दी थी, फर्स्ट टाइम। उसने क्या किया था कि ये जो काने होते हैं ना, डंडियां जिनके अंदर होल होता है, वो रीड ली थी, और रीड से एक डॉग जो था मर रहा था, उसको एयर उसके लैरिंग्स में पुशिंग की, और उसकी ब्रीदिंग जो है वो रिवाइव करवाया, उसको उसकी ब्रीदिंग रीस्टार्ट करवाई। ठीक है, तो ये कोई आज की बात नहीं है, ये 2nd सेंचुरी में इसको फर्स्ट टाइम एक फिजिशियन एक्सपीरियंस किया था, इस पर एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद जो है वो 1929 में, जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है हमारे पास, 1929 में, आज से ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पहले, फर्स्ट नेगेटिव प्रेशर मशीन आई थी, और इस पे ज्यादा काम हुआ था वर्ल्ड वॉर जो 1 और 2 ही थी, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। उसमें चूंकि बहुत ज्यादा फौजी इंजर्ड हुए और उनको वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती थी, तो उस जमाने में इन मशीनों पर बहुत ज्यादा काम हुआ। जो पहली मशीन थी वो नेगेटिव प्रेशर मशीन थी, जिसको मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए यूज किया। इसको आयरन लंग्स भी कहते थे। ठीक है, इसकी मैं अगर आपको डायग्राम दिखाती हूँ। इसमें क्या होता था, एक बड़ा सा सिलेंडर लेकर पूरे पेशेंट को उसके अंदर डाल देते थे गर्दन तक, और उसमें जो है जो सिलेंडर था, और वो वैक्यूम पंप के उसमें वैक्यूम क्रिएट करते थे पंप से, और जब नेगेटिव और प्रेशर जो है चैम्बर में क्रिएट करते थे, तो उससे क्या होता था कि पेशेंट का लंग्स जो है, चेस्ट जो है वो एक्सपेंशन होती थी, और एयर जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर उसके अंदर चेस्ट में एंटर हो जाती थी, और फिर जब उसका वैक्यूम खत्म करते थे तो एयर जो है वो पुश आउट हो जाती थी। एयर एक्सहेलिंग का जो प्रोसेस है वो पैसिव होता है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। इट्स द इनहेलेशन ऑफ एयर जिसके लिए एफर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, तो जब भी हम वेंटिलेशन की बात करेंगे, एक्चुअली हम बात करेंगे इंस्पायरेशन ऑफ एयर की। हमें पता है ना, रेस्पिरेशन 2 फेजेस में होती है, एक इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन, या इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, जो भी आप टर्म यूज करना चाहें। तो इनहेलेशन जो है वो एक्टिव प्रोसेस है, और एक्सहेलेशन जो है वो पैसिव प्रोसेस है। ये वो मशीन है जिसमें मरीज को, इसमें पूरा पेशेंट अंदर लेटा देते थे, वैक्यूम क्रिएट करते थे, तो हवा एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो अंदर पुश होती थी। इसमें नीचे देखें ये पंप लगा हुआ है जो वैक्यूम क्रिएट करता था और वैक्यूम रिलीज करता था, तो एयर पेशेंट के मूव इन और आउट होती थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना हॉरिफाइंग है ये पेशेंट खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। और फिर इसमें आप लॉन्ग टर्म पेशेंट को कितना देर रख सकते हैं इस तरह के सिलेंडर में डाल के, है ना। और अगर सिलेंडर से बाहर निकालते हैं तो उसको एयर बंद हो जाती है। लेकिन किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन की मैनेजमेंट के लिए ये एक अच्छी डिवाइस थी, लाइफ सेविंग के लिए ठीक था।
अभी जो वेंटिलेटर की हम बात करेंगे तो मैकेनिकल वेंटिलेटर जो पॉजिटिव प्रेशर के वेंटिलेटर हैं, वेंटिलेटर मोस्टली हॉस्पिटल में यूज होते हैं। इस रेयर के कभी पेशेंट वेंटिलेटर के साथ घर जाए। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका वगैरह है, जहाँ बहुत साइंस डेवलप्ड है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल वेरी डेवलप्ड एंड डिवाइसेस बहुत अच्छी हैं, तो वहाँ पर वो लॉन्ग टर्म पेशेंट्स जो वेंटिलेटर से आउट हो ही नहीं सकते, कोई ऐसी डिफॉर्मिटी है कंजेनिटल या कोई ऐसी डिजीज है, तो उनको घर पर नर्स किया जाता है वेंटिलेटर के साथ। लेकिन 98% टाइम ये हॉस्पिटल केयर में आता है। वेंटिलेटर जो है इट इज एन इन्वेसिव डिवाइस। इन्वेसिव का क्या मतलब है? समथिंग विच मूव्स इन आवर बॉडी, जो जिस्म के अंदर जाए उसको हम इन्वेसिव कहते हैं। through which oxygen can be accurately delivered from 21% to 100%। यानी हमारी एटमॉस्फेयर में कितनी हवा होती है, ऑक्सीजन कितनी है? 21% है ना, बाकी दूसरी गैसेस हैं 78% आपकी नाइट्रोजन है, और रेयर गैसेस जो हैं, अदर गैसेस जो हैं वो रेयर क्वांटिटी में है। तो 21% यानी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से लेकर 100%, यानी जो हवा हम उसको अंदर डाल दें वो 100% ऑक्सीजन है। एंड इट ऑल डिपेंड्स के पेशेंट की नीड क्या है। अगर सीवियर हाइपोक्सीमिया में है तो हम 100% से वेंटिलेशन शुरू कर सकते हैं, और जब वीन ऑफ कर रहे हैं, पेशेंट को वेंटिलेटर से हटाना है, तो हम 21% पर भी पेशेंट को रख सकते हैं। ओके, वेंटिलेटर क्या है? वेंटिलेटर हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक तरफ से हम उसको ऑक्सीजन दे सकते हैं, दूसरी तरफ अगर पेशेंट एसिडोसिस का है तो उसके बॉडी में से हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सहेल भी करवा सकते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी बॉडी से तो उसका पीएच जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, एसिडोसिस खत्म हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा। ठीक है कि वेंटिलेटर डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ एनर्जी अ पेशेंट की वजह से कि वो ब्रीदिंग नहीं कर सकते हैं और उनमें वो एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर वेंटिलेटर जो है उनको ब्रीदिंग देता है और पेशेंट्स की हीलिंग हो सकती है। फर्ज कर लें कि अगर रिब इंजरी हो गई, गन शॉट इंजरी हो गया, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में रिब्स को इंजरी हो, तो पेशेंट फिर ब्रीथ नहीं करते हैं, क्या डेथ हो सकती है। तो उसमें क्या होता है, पेशेंट को सिडेट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, और मशीन को कहते हैं कि अब आप पेशेंट के लिए सांस लो। और जब पेशेंट को रेस्ट मिलता है तो फिर पेशेंट की वूंड जो है वो हील हो जाता है विद सम डिपेंडिंग के पेशेंट की एज क्या है, अदर इंजरीज कैसी है, जर्नल हेल्थ कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली फिर पेशेंट की रिकवरी हो जाती है। Ventilator breathes for a person who is not breathing because of injury to brain or spinal cord. Lungs ठीक है, chest thoracic cavity ठीक है, मगर ब्रेन को इंजरी हो गई है। अगर ब्रेन अनकॉन्शियस है या ब्रेन डैमेज है, या ब्रेन का वो सेंटर जो ब्रीदिंग के है, तो उसमें क्या है, पेशेंट डू नॉट ब्रीथ, कैन नॉट ब्रीथ। उसमें वेंटिलेटर टेक्स केयर ऑफ पेशेंट्स ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग तो आपको पता है कि सर्वाइवल का फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। टू लिव, टू बी अलाइव वी हैव टू ब्रीथ। अच्छा, उसके अलावा अगर किसी पेशेंट्स की कोई मसल एबनॉर्मेलिटी हो गई है, मसल वीकनेस हो गई है, जैसे पैरालाइज हो गए मसल्स, जीबी सिंड्रोम में आपने सुना होगा, गिलियन बेरे सिंड्रोम, उसमें मसल्स, वॉलंटरी मसल्स जो हैं वो आपके अफेक्ट हो जाते हैं और पैरालाइज हो जाते हैं और वो ब्रीथ नहीं कर सकते और डेथ हो जाती है ना। तो उस सूरत में भी पेशेंट को हम क्या करते हैं, वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। और अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है तो उसके लिए भी वेंटिलेटर ब्रीथ। ओके, किन मरीजों में वेंटिलेटर डालते हैं, इंडिकेशन क्या है, कब डालते हैं? एपनिया के लिए। अगर पेशेंट को एपनिया हो रहा है, यूजुअली ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको स्लीप एपनिया होता है, आपने सुना होगा। एपनिया का क्या मतलब है? ए मीन्स एब्सेंस, अपनिया मीन्स हैं उनको
पेशेंट्स को हम क्या करते हैं, वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। वेंटिलेटर अगर किसी वजह से एल्वियोलाई उसके डैमेज हैं और एल्वियोलाई में वेंटिलेशन नहीं हो पा रही है या वो इन नहीं कर सकते हैं, एल्वियोलर डिजीज है कोई, तो उस सूरत में वेंटिलेशन पे डालते हैं पेशेंट। अगर पेशेंट हाइपोक्सीमिया में जा बहुत ज्यादा मैसिव ट्रॉमा हुआ भी वेंटिलेटर पे, ये आपने देखा होगा कोविड के पेशेंट्स को हाइपोक्सीमिया हो रहा होता है, ब्रीथ नहीं कर पा रहे होते हैं, तो उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। इम्पीडिंग वेंटिलेटर फेलियर, अगर वो बढ़ती जा रही है, उसकी वेंटिलेशन जो है वो इम्प्रॉपर है, इनएडिक्वेट है और वो फेलियर में जा रहा है, इनएडिक्वेट लंग एक्सपेंशन किसी भी वजह से, जैसे भी मैंने पहले बात की फ्लेयर, अगर पेशेंट को रिब्स की इंजरी है, चेस्ट में ट्रॉमा हो गया है, कोई चीज गिरा है, नहीं हो सकती है, ठीक है, या न्यूमोथोरेक्स हो गया है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स है, तो उसमें फिर लंग्स एक्सपेंड नहीं होते हैं। आपकी प्लूरल कैविटी जो है उसमें फ्लूइड भर गया है, उसमें एयर भर गई है, तो लंग्स की एक्सपेंशन नहीं होगी, बल्कि इनफैक्ट लंग्स कोलैप्स होने लग जाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हम पेशेंट को वेंटिलेटर पर डाल देते हैं, फिर वेंटिलेटर जो है वो एयर, अगर इनएडिक्वेट रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथ है, ये मैंने बात कर ली। एक्सेसिव वर्क ऑफ ब्रीदिंग हो रहा है, किसी भी वजह से पेशेंट हाइपरवेंटिलेट कर रहा है, तो उस सूरत में भी हम पेशेंट को वेंटिलेटर पर डाल देते हैं और उसकी ब्रीदिंग को नॉर्मल पर ले आते हैं। इस डायग्राम में मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि मैकेनिज्म क्या होता है, हमारा नॉर्मल हमारे लंग्स किस तरह से काम करते हैं। हमारे लंग्स जो हैं, अगर मैं इनकी एनाटॉमी आपसे डिस्कस करूं तो लेफ्ट एंड राइट दो लंग्स हैं, ठीक है, और लंग्स के दो झिल्लियों से कवर होते हैं, एक पेराइटल प्लूरल कहते हैं और दूसरी को विसरल प्लूरा कहते हैं। जो पेराइटल प्लूरा है ना, जो विसरल प्लूरा है ना, वो लंग्स के साथ अटैच होती है, ठीक है, झिल्ली होती है जो थोरैसिक कैविटी को लाइन करती है, उसके साथ अटैच होती है, और इन दोनों लेयर्स के बीच में फ्लूइड भरा होता है, जो कि जब लंग इन्फ्लेशन होती है लंग्स की, तो उसमें क्या होता है कि अब क्या है कि जब हमने ब्रीदिंग करनी है तो हमारा डायफ्राम ये जो ब्राउन सा एरिया नजर आ रहा है ना, ये एब्डोमिनल मसल्स हैं, ठीक है, ये नीचे की तरफ पुश होते हैं, और जो आपके थोरैसिक, तो क्या होता है कि अब आपका विसरल जो पेराइटल प्लूरा है वो अटैच है रिब्स के साथ, तो वो विसरल को खींचता है और विसरल जो है वो लंग्स को खींचता है। तो क्या होता है कि लंग्स का साइज, कैविटी बड़ी हो जाती है। जब एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है। गैस का यही है ना कि अगर बर्तन को बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, अगर उसका एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे प्रेशर कम होता है, और किससे प्रेशर कम होगा, एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से कितना कम होता है, 2 से 3 cm ऑफ वाटर, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लंग्स का प्रेशर स्लाइटली कम होता है। एयर क्या करती है, मूव इन होती है। जब एयर मूव इन होती है तो गैसेस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है, ब्लड से लंग्स में आती है, एल्वियोलाई में आती है, एल्वियोलाई से बाहर निकल जाती है, और ऑक्सीजन जो फ्रेश एयर हमने ली थी उसमें ज्यादा ऑक्सीजन की मिकदार होती है, वो जो है वो ब्लड में चली जाती है। ओके, यहाँ गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड में। अब क्या है कि जब एक्सपायरेशन होती है तो आपका डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है,
उससे क्या होता है कि लंग्स का साइज थोरेसिक जो विजुअल कैविटी वो जो है प्लूरल कैविटी है वो पुश करती है और लंग्स सिकुड़ जाते हैं। जब लंग्स सिकुड़ते हैं तो उनमें प्रेशर बढ़ जाता है। किससे बढ़ जाता है? एटमॉस्फेरिक जो हमारा बाहर का प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है, वो कम हो जाता है और अंदर जो है चूंकि कैविटी सिकुड़ गई है, वॉल्यूम कम हो गया, एरिया कम हो गया, तो प्रेशर गैस का बढ़ गया है। तो एयर अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर। कितनी टाइप्स के हैं वेंटिलेटर? बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक वेंटिलेशन होती है, फिर जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है इसके डिफरेंट मोड्स हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन की अभी मैंने आपको जो नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर होता है वो सक्स एयर इनटू लंग्स बाय मेकिंग चेस्ट एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। बाहर से चेस्ट को मूव इन आउट करता है और हवा अंदर जाती है और बाहर आती है। ये इसमें हम दो तरह से कर सकते हैं, एक इन्वेसिव प्रोसीजर से, एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर से। जो इन्वेसिव प्रोसीजर है उसमें हम ट्यूब डाल देते हैं पेशेंट के थ्रोट में, और जो नॉन इन्वेसिव है उसमें पेशेंट के मुंह पर मास्क लगा देते हैं और उससे हम एयर को विद द हेल्प ऑफ अ मशीन पुश इन करते हैं पेशेंट के लंग में। ये नेगेटिव प्रेशर का, नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर जो है डिक्रीज करते हैं इंट्राथोरेसिक प्रेशर को बाय अप्लाइंग नेगेटिव प्रेशर टू द चेस्ट वॉल। दिस कॉजेज एटमॉस्फेरिक गैस टू मूव इनटू द लंग्स एंड दिस मेथड इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर सपोर्ट। दे आर रेयरली यूज्ड इन okay? अब हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर, प्रेशर्ड वेंटिलेटर्स को अगर हम देखें तो ये प्रेशराइज्ड गैसेस होती हैं इसमें, जो कि डिलीवर की जाती हैं इनटू लंग्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। जब पेशेंट ब्रीथ इन करता है तो प्रेशर के साथ गैस को मूव इन किया जाता है लंग्स में। दिस कैन बी डन बाय इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव मेथड। अ मोस्ट सोफिस्टिकेटेड किस्म के नॉन इन्वेसिव मेथड के आ गए हैं, जिस वक्त जमाने में आज से 20 साल पहले ये थे वेंटिलेटर थे, लेकिन अब मोर एंड मोर नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर पर हम पेशेंट को रख रहे होते हैं और वो क्या है आराम से वार्ड में मैनेज हो सकते हैं, उनके लिए आईसीयू की भी जरूरत नहीं पड़ती। नॉन इन्वेसिव डिवाइसेस आर बिकमिंग मोर पॉपुलर इन इन्वेसिव मेथड एंड ओईटी, ओरल एंडोट्रेकियल ट्यूब और ट्रेकियोस्टमी। अगर पेशेंट को हमें लगता है कि उसको लंबे अरसे के लिए रखना है, एंडोट्रेकियल ट्यूब 1 से 2 हफ्ते के लिए ठीक है, लेकिन अगर 2 हफ्ते से ज्यादा की पेशेंट को लगता है कि डिजीज है और वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम उसको क्या करते हैं कि ट्रेकियोस्टमी, जो उसका ट्रेकिया है नेक पर होल करके डायरेक्ट ट्रेकिया में ट्यूब डाल देते हैं और उसमें फिर पेशेंट बात नहीं कर सकता। लेकिन जो ही पेशेंट की ब्रीदिंग ठीक होती है, ट्रेकियोस्टमी निकालते हैं तो वो सुराख को बंद कर देते हैं और फिर पेशेंट आ जाता है नॉर्मल अपनी उसमें लाइफ में। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर से पेशेंट जो है वो वेंटिलेटर पर डले हुए होते हैं। मशीन है, इस मशीन में क्या है कि 2 तरह के पाइप होते हैं, एक से रूम एयर आती है मतलब इन्वायरमेंटल एयर के लिए होता है और दूसरी से प्योर ऑक्सीजन आ रही होता है और फिर वो मशीन में जाते हैं और मशीन जो है वो जो स्टीडिंग हम सेट करते हैं, पैरामीटर्स हम सेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स को एयर मूव इन करते हैं और फिर एक्सहेल करवाते हैं। During inspiration, humidified air enters into the lungs. It is very important कि air humidified होनी चाहिए, क्योंकि जब देखो हम नॉर्मल ब्रीथ करते हैं तो नाक से जब हमारी गुजरती है ना, तो नाक में हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो ऐसी होती है कि वो हवा को मॉइस्ट करती है, फिल्टर करती है और वार्म करती है। जब जितनी देर में एयर गुजरती है नाक से वो वार्म भी हो जाती है, वो फिल्टर भी हो जाती है और वो ह्यूमिडिफाई भी हो जाती है।
लेकिन अगर हमने इसको बाईपास कर दिया, हमने पेशेंट को ट्यूब डाल दिया, एयर जो है वो डायरेक्ट पेशेंट में जा रही है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको एयर को मेक श्योर करें कि उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर हो और वो ह्यूमिडिफाई हो। Okay. During inspiration, humidified gas enter into the lungs, and at the end of inspiration cycle, gas passively exhaled. Okay. Pressure in the tubing circuit is continuously monitored. किसी भी टाइम पर अगर ट्यूब का प्रेशर कम होता है तो इफेक्टिवनेस ऑफ डिलीवरिंग केयर अफेक्ट हो सकती है। ट्यूबिंग सर्किट इज केप्ट क्लोज। ऐसा नहीं है कि हम जो एक ट्यूब का एक सिरा जो है मशीन के साथ अटैच होता है, दूसरा जो है पेशेंट के माउथ पीस के उसके एंडोट्रेकियल के साथ अटैच होता है, तो हमने इसको लीक नहीं होने देना है, इसको खोलना नहीं है, क्योंकि क्या हो सकता है एयर जा सकती है, एयर लीक कर सकती है और पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। और अनइंटरप्टेड वेंटिलेशन, समटाइम्स हम पेशेंट को वेंटिलेटर से मूव करते हैं, जैसे कि पेशेंट को मूव करना है, शिफ्ट करना है, लिफ्टिंग शिफ्टिंग करनी है, पोजीशन एम्बो बैग पर ले लेते हैं और उसको एयर जो है वो मैनुअली पुश इन करते हैं। ओके, आजकल तो अच्छे सोफिस्टिकेटेड बैटरी बैकअप के साथ वेंटिलेटर आ रहे हैं। मुझे याद है जब मैं बेड साइड पे काम करती थी और बिजली किसी वक्त चली जाती थी हॉस्पिटल में, तो हम सब कुछ भी कर रहे होते थे, सब छोड़ के भागते थे पेशेंट के बेड साइड पर, और जितने पेशेंट हमारे वेंटिलेटर पर होते थे हम उनको फौरन एम्बो बैग पर ले लेते थे, वेंटिलेटर डिटैच करते थे और उनको फौरन, जब तक बिजली नहीं आती थी, क्योंकि वेंटिलेटर स्टॉप हो जाता था, मशीन शट ऑफ हो जाती थी, तो हम उसको फिर जब तक बिजली नहीं आती थी उसको मैनुअली एम्बो बैग से ब्रीदिंग मेंटेन करते थे। अब ऐसे अच्छे वेंटिलेटर हैं वो बैटरी पर शिफ्ट हो जाते हैं, अगर बिजली चली भी जाए तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन फिर भी कभी कभी पेशेंट को एक बेड से दूसरे बेड पे मूव करना है, कोई एक्सरेज है, कोई सीटी स्कैन है, तो उसमें अगर हमें तो पेशेंट की ब्रीदिंग थ्रू एम्बो बैग मेंटेन करें, अदरवाइज पेशेंट कैन नॉट ब्रीथ। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन की अगर हम बात करें तो ये दो तरह की हैं, एक वॉल्यूम कंट्रोल्ड है और एक प्रेशर कंट्रोल्ड है। वॉल्यूम, जैसे आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि वॉल्यूम का मतलब है कि डिलीवर अ प्रीसेट वॉल्यूम ऑफ एयर, कितनी एयर पेशेंट को लंग्स में देनी है वो हम मशीन को बता देते हैं और मशीन उतनी जो एयर है वो पेशेंट के ट्रैकिया में पुशिंग करती है। प्रेशर कंट्रोल का मतलब ये है कि हम डिलीवर्स एयर टिल दी एयरवे प्रेशर लिमिट से रीच्ड एंड दी वेल्व ओपन टू एक्सपेल एयर। प्रेशर कंट्रोल में हम प्रेशर को सेट करते हैं एयरवे के प्रेशर को इस तरह से कि वो जो एयरवे का प्रेशर है, जो गैस हम मूव कर रहे हैं पेशेंट के लंग्स में, उसका प्रेशर एयरवे के प्रेशर लिमिट को पहुंच जाए और वेल्व ओपन हो जाए, ओके, और एयर पुश इन हो जाए। एक होते हैं ड्यूल कंट्रोल वेंटिलेटर। क्या होते हैं उनमें ये दोनों ऑप्शन होते हैं। These combine the advantages of volume control and pressure control and delivers airflow based on the requirement and response of the patient. जो पेशेंट है अगर उसकी कंडीशन मूव हो रही है, कभी उसको वॉल्यूम की जरूरत है और कभी हमें उसको प्रेशर कंट्रोल देना है या दोनों देना है, तो एक को बढ़ाना है एक को कम करना है, वट एवर द फिजिशियन वांट्स। तो ड्यूल कंट्रोल वेंटिलेटर्स में ये सहूलत मौजूद होती है कि हम दोनों चीजें उसको दे सकते हैं। ओके, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन में कि अगर हम वेंटिलेटर पे, इन्वेसिव वेंटिलेटर पे बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले हम नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर को देख लेते हैं। नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर कितनी टाइप्स के हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं CPAP, एक को हम कहते हैं APAP और एक को हम कहते हैं BiPAP। CPAP और BiPAP आर मोर कॉमनली इन यूज। ओके, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर जैसे मैंने पहले बताया है कि इसमें हम कोई चीज पेशेंट के अंदर नहीं डालते, कोई एंडोट्रेकियल ट्यूब या कोई ट्रेकियोस्टमी नहीं करते, बल्कि पेशेंट की नाक पे जिस तरह से मास्क लगा होता है
इसी तरह से हम उसको मास्क लगाते हैं, ये स्पेशलाइज मास्क होते हैं, मगर हम इनको एयर टाइट कर देते हैं, यानी कि इनको हम सील कर देते हैं। जब ये पेशेंट के मुंह पे लगते हैं तो ये देखें आप ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स लगी हुई है, इसको टाइटली, ये रबर स्ट्रिप्स होती हैं, ये बैग माउथ में से और बैग से एयर को लीक नहीं करने देती। ये पेशेंट के साथ इस तरह से मुंह पर लग जाती हैं कि पेशेंट फिर एनवायरमेंटल एयर को इनहेल या एक्सहेल नहीं कर पाता है, तो कंट्रोल हो जाती है उसकी ब्रीदिंग, टोटल ब्रीदिंग उसको मशीन देती है। और ये साइड में जो है छोटा सा वेंटिलेटर पड़ा हुआ है, इस पे हम सेटिंग्स एडजस्ट कर देते हैं जैसे डॉक्टर ने हमें बताई होती है, जैसी पेशेंट की नीड होती है, कितना वॉल्यूम देना है, कितने फ्रीक्वेंसी से देना है, क्या रेस्पिरेटरी रेट है, वो चीज़ों को हम सेट कर देते हैं और पेशेंट आराम से अपने नॉर्मल बेड साइड पर भी इसको बांध लेता है। केयर ये करनी होती है कि हम इसको डिटैच नहीं हो, और अगर कोई अलार्म कर रहा है तो हम उसको फौरन देखें, और इसको एक तरफ से ये ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होता है कि कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर पे प्रेशर या CPAP में क्या होता है, डिलीवर कांस्टेंट एंड स्टेडी एयर प्रेशर। ये सिर्फ प्रेशर को मेंटेन करता है कि पेशेंट का जो वॉल्यूम एयर का इन जा रहा है उसका प्रेशर मेंटेन हो। ऑटो टाइट्रेटिंग पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ऑटो का मतलब है सेल्फ और टाइट्रेटिंग का मतलब है अप या डाउन करना अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है, टाइट्रेट करना। पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, इसको हम APAP कहते हैं। इसमें क्या है, चेंजेस एयर प्रेशर अकॉर्डिंग टू दी ब्रीदिंग पैटर्न। अगर पेशेंट की एफर्ट अच्छी है, वो खुद से डीप ब्रीथ कर सकता है, एडिक्वेट ब्रीथ कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो इसका प्रेशर उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसे पेशेंट जाग रहा है, अलर्ट है, तो वो अच्छा ब्रीथ कर रहा है, लेकिन अब स्लीपी है, ड्राउजी हो रहा है, तो उसकी एफर्ट्स कम हो जाएंगी। तो ये जो है ना ऑटो टाइट्रेट करता है कि कितना इसने पेशेंट को इस वक्त कितना प्रेशर देना है। तीसरी टाइप जो है उसको हम कहते हैं बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। बाई लेवल या BiPAP जो है उसमें क्या होता है, ये डिलीवर करता है एयर विद डिफरेंट प्रेशर्स फॉर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। मैंने कहा ना कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दो फेजेस होते हैं रेस्पिरेशन के, इनहेलेशन में मूव इन और एक्सहेलेशन में मूव आउट। हमने कहा कि इनहेलेशन एक्टिव प्रोसेस है, ज्यादातर वेंटिलेटर इनहेलेशन पर काम करते हैं, एक्सहेलेशन ऑटोमेटिकली खुद हो जाती है, पैसिव तरीका है, पैसिवली, और इसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती। लेकिन समटाइम्स जो है वो डॉक्टर्स चाहते हैं कि उसको बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर लगा के उसके जो दोनों प्रेशर्स हैं उनको अपनी मर्जी से मेंटेन करें। ओके, पैरामीटर्स एंड कॉमन वेंटिलेटर सेटिंग्स। जब हम पेशेंट को मशीन पर डालते हैं तो हमें मशीन को बताना पड़ता है कि उसने कौन सा काम क्या करना है, और उन चीजों को हम कहते हैं कि पेशेंट के पैरामीटर्स क्या रखने हैं। सबसे पहली जो चीज हम देखते हैं वो है फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। इसको हम लिखते हैं FiO2। जब आप वेंटिलेटर देखेंगे तो उसका जो डेस्कटॉप होगा, उसका जो मॉनिटर होगा, उस पर आपको FiO2 नजर आ रहा होगा। ओके, FiO2 फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड एयर है। इसमें हम क्या करते हैं, इसका मतलब है सिंपली, इसका मतलब यह है कि कितनी % ऑक्सीजन पेशेंट को दी। जैसे हम मास्क से देते हैं वैसे ही हम वेंटिलेटर से देते हैं। अगर तो पेशेंट बहुत क्रिटिकल है और बहुत एक्यूट फेज में है तो कभी कभी सीवियर हाइपोक्सीमिया में हम 100% से शुरू करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि एज सुन एज पॉसिबल 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स ABGs, आर्टीरियल ब्लड गैसेस हम करवा रहे होते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि अब उसका हाइपोक्सीमिया कितना ट्रीट हो रहा है। जो जो वो ट्रीट होता जाता है हम इसको रिड्यूस कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम 40 से 60% ऑक्सीजन हम पेशेंट को FiO2 रख रहे होते हैं। 100 से शुरू करके 60 से 40 पर ले आते हैं। 40-50% ऑक्सीजन पर पेशेंट अच्छा खासा अपना वो कर लेता है, ऑक्सीजन मेंटेन कर लेता है। और जब पेशेंट को वीन ऑफ करना है यानी मॉनिटर से हटाना है, तो पहली चीज जो हम देखते हैं कि कितनी ऑक्सीजन हम कम कर सकते हैं। कम करने से मतलब है कि वो कम से कम भी होगी तो 21% होगी, जो कि इन्वायरमेंटल है, लेकिन हम 40 पर ले आएंगे, 40 से और कम कर देंगे। अगर 40 पर भी कम करके 21 पर ला सकते हैं और फिर पेशेंट को वेंटिलेटर से उतार सकते हैं।
दूसरी चीज है हमारे पास टाइडल वॉल्यूम फिर है, इसको हम देखते हैं कि टाइडल वॉल्यूम या वीटी या टीवी भी कहते हैं, वीटी भी कहते हैं, डिपेंड कौन सी बुक आप रेफर कर रहे हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या है, पीक फ्लो या फ्लो रेट क्या है, रेस्पिरेटरी रेट या ब्रीदिंग रेट या फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनट वॉल्यूम आई रेशो इंस्पायरेशन टू एक्सपायरेशन रेशो क्या है, साई क्या होती है, सेंसिटिविटी ह्यूमिडिटी और पीप को हम पढ़ेंगे, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। ठीक है, आने वाली स्लाइड में। ओके, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम जो है वो अमाउंट ऑफ एयर डिलीवर्ड टू अ पेशेंट ड्यूरिंग वेंटिलेटर ब्रेथ। जब एक सांस हम इन लेते हैं अपने लंग्स में तो जितनी हवा हमारे अंदर जाती है वो हमारा टाइडल वॉल्यूम है। टाइडल वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ एयर मूव्ड इन विद ईच ब्रेथ इज टाइडल वॉल्यूम। ओके, और जब वो मशीन दे रही है तो वो मशीन का टाइडल वॉल्यूम है, हम खुद ले रहे हैं तो वो हमारा टाइडल वॉल्यूम है। ओके, और द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड विद ईच ब्रेथ, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, और डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि the usual volume ranges between 5 to 15 ml per kg body weight। कितना होता है टाइडल वॉल्यूम? अगर हमने वेंटिलेटर की सेटिंग करनी है तो ये डिपेंड करता है पेशेंट का बिल्ड क्या है। अगर तो पेशेंट एडल्ट है और थिन बिल्ड का है, वुमेन है, दुबली पतली है, तो उसका टाइडल वॉल्यूम कम होगा। अगर एक 6 फीट का अच्छा ह्यूज वेल बिल्ड नौजवान है तो उसका टाइडल वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो टाइडल वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू लंग कैपेसिटी होता है और उसको हम बॉडी वेट के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। मिनिमम एडल्ट में हम 5 का टाइडल वॉल्यूम रखते हैं, मैक्सिमम जो है बड़े से बड़ा भी ज्यादा से ज्यादा भी हम 15 पर जा सकते हैं। इससे ज्यादा अगर हम जाते हैं तो फिर हमारा लंग्स डैमेज हो सकते हैं। एक बैलून में आप बहुत ज्यादा हवा भर देंगे, क्या होगा? फट जाएगा। तो सेम इज ट्रू विद लंग्स। तो हम क्या करते हैं कि आजकल मतलब एडल्ट के लिए टाइडल वॉल्यूम वेंटिलेटर पर सेट करते हैं। मिनट वॉल्यूम दूसरा पैरामीटर जो है वो मिनट वॉल्यूम होता है। मिनट वॉल्यूम ये होता है कि 1 मिनट में कितनी हवा हम इनहेल कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ एयर वी इनहेल्ड एक्सपायर्ड एयर इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितनी हवा जो है वो हमारे लंग्स में से बाहर आ रही है। रेस्पिरेटरी रेट मल्टीप्लाई बाय टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल टू मिनट वॉल्यूम। ठीक है, इन स्पेशल केसेस हाइपोवेंटिलेशन और हाइपरवेंटिलेशन इज डिजायर्ड। कभी कभी क्या होता है कि अगर हमें पेशेंट को टाइडल वॉल्यूम को हमने ऑल्टर करना, मिनट वॉल्यूम को हमने ऑल्टर करना है, तो हम उसका रेस्पिरेशन या उसका जो फ्रीक्वेंसी है ब्रीदिंग की उसको मॉडिफाई करते हैं या उसके टाइडल वॉल्यूम को चेंज करते हैं तो हमारा मिनट वॉल्यूम चेंज हो जाता है। हम कभी इसको हाइपोवेंटिलेट करवा सकते हैं या हाइपरवेंटिलेट करवा सकते हैं, डिपेंडिंग के पेशेंट की ब्लड गैसेस क्या बता रही हैं। अगर एसिडोसिस में है पेशेंट को तो हम उसको हाइपरवेंटिलेट करवाएंगे, अगर वो अल्कोलोसिस में है तो हम उसको हाइपोवेंटिलेट करवाएंगे। राइट, तो मिनट वॉल्यूम जो है 1 मिनट में कितनी एयर जो है पेशेंट के लंग्स में। अगली टर्म एक्सपायरेशन वर्सेस या रेशो एक्सपायरेशन। देखो, जब हम सांस लेते हैं तो 1 मिनट में अगर हम फर्ज कर लो कि 12 ब्रेथ ले रहे हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड है, तो एक ब्रेथ का हमारा एक पूरा साइकिल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का क्या हुआ? 5 सेकेंड का हुआ ना, हर 5 सेकेंड के बाद हम ले रहे हैं। तो अगर हम 2 सेकेंड के लिए इनहेल करते हैं और 1 सेकेंड के लिए के बाद हम एक्सहेल करते हैं, नहीं, अगर हम 1:2 का रेशियो रखते हैं तो हमने 5 में से 2 सेकेंड के लिए इन किया और 3 सेकेंड के लिए इसको आउट किया, है ना? नहीं, 1 और 1:2 का रेशियो, तो 5 है, ये 6 सेकेंड का अगर हम करें 10 ब्रेथ्स पे रखा है तो 2 और 4 का, 2 मिनट के लिए इनहेल किया, 4 मिनट उसका एक्सहेल।
से अगर हमने उसका जो पिछली स्लाइड में हमने बात की कि इसको हाइपर वेंटिलेट करवाना है या हाइपर वेंटिलेट करवाना है, तो हम उसके IE रेशो को एडजस्ट कर देते हैं वेंटिलेटर पर। फिर जो एयर जा रही है पेशेंट को वो उसी रेशो से जाती है, उतने ही सेकेंड्स के लिए पेशेंट्स का IE रेशो मेंटेन होता है। और मोस्ट कॉमन जो यूज होते हैं वो 1:2 का इंस्पायरेशन टाइम 1, तो एक्सपायरेशन टाइम उसका डबल रखते हैं। फिर है अगली सेटिंग, जो अगला पैरामीटर हम तो हमने ऑक्सीजन सेट कर ली, टाइडल वॉल्यूम सेट कर लिया, मिनट वॉल्यूम सेट कर लिया, उसका जो है IE रेशो सेट कर लिया। अब हम उसको बताते हैं वेंटिलेटर को कि उसने ब्रेथ्स कितने देने हैं। अगेन डिपेंड करता है कि पेशेंट करना है कि वो इन बिटवीन अपना भी सांस ले सके, या हमने उसको कहना है उसने खुद कोई सांस नहीं लेना, 100% मशीन उसके लिए सांस लेगी। तो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। ओके, उस हिसाब से हम पेशेंट की ब्रीदिंग सेट करते हैं। और इसकी जो है एवरेज हमारी एडल्ट की कितनी ब्रीदिंग है, 12 से 16 हम सांस ले रहे हैं, कंफर्टेबल हैं तो सो रहे हैं तो 12-13 ब्रेथ 1 मिनट में लेंगे, थोड़ा भाग दौड़ रहे हैं तो 17-18 पे चली जाएगी, 20 पे चली जाएगी, है ना, रनिंग में ब्रीदिंग ज्यादा हो जाएगी। लेकिन एवरेज जो है वो 10 से 16 के बीच में हम पेशेंट के अपने वेंटिलेटर की फ्रीक्वेंसी को, या फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि ब्रेथ की रेट क्या है, किस रेट से पेशेंट को ब्रीथ करवाना है। टोटल रेस्पिरेटरी रेट इक्वल्स पेशेंट्स रेट प्लस वेंटिलेटर रेट। अच्छा, अब अगर हमने पेशेंट को किसी ऐसे मोड पे डाला है जहां हम उसको अलाउ भी कर रहे हैं, तो हमने जब अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी है या उसकी रीडिंग्स लेनी है, तो हम कहेंगे कि टोटल ब्रेथ जिसको से फॉर एग्जांपल 18 आ रहे हैं, 18 पेशेंट को मशीन बता रही है कि 18, तो इसका मतलब है कि 14 तो जो है मशीन ने, वेंटिलेटर ने पेशेंट को डिलीवर किए हैं, और बीच में 4 ऐसे ब्रेथ्स थे जो पेशेंट ने खुद ले लिए। अगर जैसे पेशेंट कॉन्शियस हो रहे होते हैं, सेडेशन से आउट हो रहे होते हैं, रिकवर हो रहे होते हैं, हील कर रहे होते हैं, तो दे स्टार्ट देयर ब्रीदिंग। ओके, तो जब हम टोटल ब्रेथ रेस्पिरेटरी रेट की हम बात करेंगे तो हम उसमें पेशेंट्स की प्लस वेंटिलेटर की रेट को डालेंगे जो हमने सेट की हुई है और जो मॉनिटर शो कर रहा है। अगली चीज है कि द नर्स डबल चेक द फंक्शनिंग ऑफ द वेंटिलेटर फॉर ऑब्जर्विंग द पेशेंट्स रेस्पिरेशन रेट। अगर पेशेंट को हमने 14 पे सेट किया और पेशेंट जो है 16 या 18 या 20 शो कर रहा है, तो हम फिर खड़े होकर पेशेंट को देखेंगे कि वो जो अपनी ब्रीदिंग कर रहा है उसकी एफर्ट कितनी है, सांस लेना शुरू करता है और छोड़ देता है, कितना टाइडल वॉल्यूम वो ले रहा है। यूजुअली अगर पेशेंट अपनी ब्रीथ में 300 350 का टाइडल वॉल्यूम बना, हमने उसका 500 पे या 600 पे सेट किया हुआ है, और जो वो अपना ब्रेथ ले रहा है उसका टाइडल वॉल्यूम सिर्फ 100 का है, तो हम पेशेंट को कभी भी वीन ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने उसको 600 पे सेट किया और पेशेंट 350 का ले रहा है, तो फिर हम उसको ट्रायल दे सकते हैं आउट करने का। 300 350 इज अ वेरी गुड टाइडल वॉल्यूम फॉर अ पेशेंट ऑन वेंटिलेटर। अगला पैरामीटर होता है, हम जब पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालते हैं तो हम उसकी सेंसिटिविटी या ट्रिगर सेंसिटिविटी भी इसको कहते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं। सेंसिटिविटी फंक्शन कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ पेशेंट्स एफर्ट नीडेड टू इनिशिएट एन इंस्पायरेशन। ठीक है, ये क्या करता है कि पेशेंट्स की एफर्ट कितनी चाहिए उसको मेजर करता है और उसको मशीन को अलाउ करता है कि वो इंस्पायरेशन पेशेंट जो है वो अपनी सांस लेने की एफर्ट को वो कर सके, शुरू कर सके। अगर हम सेंसिटिविटी इंक्रीज करते हैं, हम या सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। इन केस हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, रिक्वायरिंग लेस नेगेटिव फोर्स डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ वर्क द पेशेंट मस्ट हैव टू इनिशिएट द वेंटिलेटर ब्रेथ। इसमें यह है कि अगर हम सेंसिटिविटी को वेंटिलेटर अलर्ट हो जाता है। ट्रिगर का मतलब ये होता है कि आप किसी को इशारा करें,
तो जब मशीन जो है वो अगर पेशेंट जरा सी भी वो करता है, एफर्ट करता है सांस लेने की, मशीन उसको, अगर उसकी सेंसिटिविटी हमने बढ़ाई हुई है, मशीन उसको पिक कर लेती है, ओ पेशेंट अपना ब्रेथ लेने की कोशिश करे, और मशीन उसको फुल ब्रेथ दे देती है, ठीक है, उसको असिस्ट करती है, उसको हेल्प आउट करती है। तो इससे क्या होता है कि पेशेंट की अपनी एफर्ट कम हो जाती है और उसको पेशेंट को हेल्प आउट होता है। वो जरा सा सांस लेने की कोशिश करता है, मशीन आगे आ जाती है, उसको पूरा हेल्प करती है, पूरा फुल वॉल्यूम का, टाइडल वॉल्यूम का जितना चाहिए होता है उसको दे देती है। तो इससे पेशेंट की हीलिंग बढ़ जाती है। ओके, अगर हम चाहते हैं कि पेशेंट अपनी एफर्ट करे, पेशेंट बिल्कुल ही मशीन पर वो हो गया, यूज टू हो गया, और हम उसको ट्रिगर करना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, सेंसिटिविटी को कम कर देते हैं। जब डिक्रीज सेंसिटिविटी होती है तो फिर अमाउंट ऑफ प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर बढ़ जाता है। अब पेशेंट को सांस लेने के लिए ज्यादा कोशिश करनी है, ठीक, ताकि मशीन को पता चल सके कि भाई हाँ सांस लेना है। तो पेशेंट अच्छी खासी एफर्ट करता है, जब अच्छी ठीक ठाक एफर्ट कर लेता है, फिर मशीन जागती है और कहती है अच्छा आपको सांस चाहिए, चलो मैं दे देती हूँ, क्योंकि उसकी हमने सेंसिटिविटी को कम कर दिया था, अब वो सेंसिटिव नहीं है पेशेंट की तरफ। ओके, तो इंक्रीज सेंसिटिविटी या डिक्रीज सेंसिटिविटी एक मोड है जिससे पेशेंट की ब्रीदिंग की एफर्ट्स को हम मेजर कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ तक समझ आ रहा है या सो गए हैं? हेलो, यस मैम, आ रहा है। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि बेसिक वेंटिलेटर की टर्म्स क्या हैं। वेंटिलेटर जब हम पेशेंट को लगाते हैं तो हम चाहते हैं कि या तो हम उसको पूरी तरह से अपने हाथ में कंट्रोल में रखें, या हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा मरीज को भी अलग, पेशेंट सांस लेने की कोशिश करता है, जरा सा अपना वो लंग्स को हिलाता है तो मशीन आगे आ जाती है और उसको पूरा फुल वॉल्यूम दे देती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं असिस्ट ब्रेथ, कंट्रोल ब्रेथ। मरीज ने कुछ नहीं करना, हम अगर मरीज ज्यादा अपनी वो करता है, मर्जी करता है, तो हम उसको सेडेट कर देते हैं, उसके ब्रेन को ही सुला देते हैं, सेडेशन पे रखते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पेशेंट खुद कोई भी एफर्ट करे, ठीक। तो उसको हम पहले चंद घंटों में रखते हैं ताकि पेशेंट बिल्कुल सुकून रहे, सारा काम मशीन करे और मरीज जो है ना सुकून की नींद लेकर अपने आप को रिकवर कर सके। या फिर हेड ट्रॉमा में, हेड इंजरी में हम उसके ब्रेन को रेस्ट देना चाहते हैं कि ब्रेन कुछ काम ना करे, या ब्रेन इस काबिल नहीं होता कि काम कर सके, तो फिर हम उसको कंट्रोल ब्रेथ देते हैं, जितना हम चाहते हैं उतना ही हम पेशेंट को देते हैं। तो ये दो कंडीशन ज्यादातर होती हैं। असिस्ट ब्रेथ हम ज्यादातर उस वक्त देते हैं जब हम देखना चाहते हैं पेशेंट की अपनी कोई एफर्ट है नहीं है, तो हम वेंटिलेटर को रखते हैं और पेशेंट को अलाउ करते हैं कि वो ब्रेथ्स ले, ठीक है। और समटाइम्स अगर लॉन्ग टर्म में भी है तो भी हम पेशेंट को असिस्ट कर देते हैं, जितनी उसको हेल्प चाहिए वेंटिलेटर से उतनी दे, और ये वीनिंग के लिए भी हम असिस्ट ब्रेथ पे पेशेंट को डालते हैं, मोड पे डालते हैं। ओके, वेंटिलेटर मोड की हम बात कर रहे हैं तो वही दो मोड है, एक कंट्रोल मोड होता है और एक असिस्ट मोड होता है। फिर कंट्रोल और असिस्ट मोड में भी आगे सब टाइप्स हैं। वेंटिलेटर मोड होता क्या है? द वे द मशीन वेंटिलेट्स द पेशेंट, किस तरह से मशीन करेगी, या तो पूरा जिम्मेदारी लेगी, सारा कुछ पेशेंट के लिए करेगी, या फिर पेशेंट को अलाउ करेगी कि कुछ वो कर ले और कुछ मशीन कर ले, ठीक है। या सारा काम पेशेंट शुरू करेगा तो फिर उसको सांस मिलेगा। तो इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं, फुली कंट्रोल है, पार्शियली असिस्ट है, टोटली असिस्ट है। ओके, हाउ मच द पेशेंट विल पार्टिसिपेट इन हिज ओन वेंटिलेशन एफर्ट्स, ईच मोड इज डिफरेंट इन डिटरमाइनिंग हाउ मच वर्क ऑफ ब्रीदिंग द पेशेंट हैज टू डू। ये दो जो वेरियस मोड्स होते हैं दो हैं, कंट्रोल और असिस्ट। फिर आगे इनकी सब टाइप है, कितना कंट्रोल और कितना असिस्ट, तो वो जो है वो डिपेंड करते हैं पेशेंट की फिजिकल कंडीशन पर। वॉल्यूम मोड में जो है उसमें असिस्ट, कंट्रोल और सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन है। सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन का क्या मतलब है? असिस्ट कंट्रोल तो मैंने आपको बताया ना,
सिंक्रोनाइज्ड का मतलब क्या है? सिंक्रोनाइज्ड का मतलब ये होता है कि सिंक्रोनाइज करने का मतलब होता है हार्मनी क्रिएट करना। इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि दरमियान में, बीच बीच में। मैंडेटरी वेंटिलेशन के जो लाजमी सांस चाहिए, देखो इसका मतलब ये है कि अगर हमने पेशेंट्स की 12 ब्रेथ सेट की है, फ्रीक्वेंसी उसकी जो सेट की है वो 12 की है, टाइडल वॉल्यूम हमने उसको रखा है 500 का, कि हर 5 सेकंड के बाद उसको एक ब्रेथ मिलेगा जो कि 12×5 = 60 होता है ना। तो अगर 60 सेकंड है और उसको 12 ब्रेथ देनी है तो हर साइकिल उसका 5 सेकंड का होगा। तो हमने उसको जो ब्रेथ टाइडल वॉल्यूम रखा है वो 500 का है। अब क्या है कि पेशेंट रिकवर हो रहा है, पेशेंट अलर्ट हो रहा है, वो अब रिकवरी की तरफ, बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो उसका अपना जो सिस्टम है वी वांट कि वो भी अलर्ट हो और अपना काम करना शुरू करे। तो हम क्या करते हैं कि पेशेंट के ब्रेथ को मशीन के साथ सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। फर्ज करें मशीन का जो साइकिल चल रहा था उसमें मशीन एक्सेलेशन के फेज में थी और पेशेंट चूंकि अवेक हो रहा है, नशे से, नींद से, सेडेशन से बाहर आ रहा है, वो उस वक्त अपना सांस शुरू कर देता है लेना, ट्रिगर कर देता है, तो क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसके लिए ये मोड रखा जाता है। जैसे ही पेशेंट मशीन एक्सहेल कर रही थी, पेशेंट ने इनिशिएट किया इनहेलेशन को, तो अगला ब्रेथ दे दी, ठीक है। या मशीन इनहेल करना चाह रही थी, मशीन का फेज जो था इनहेलेशन का था, पेशेंट एक्सहेल कर रहा है तो मशीन उसके साथ सिंक्रोनाइज कर लेगी, मशीन उसके साथ अड्डा नहीं करेगी, लड़ाई नहीं करेगी। जो पेशेंट कर रहा है उसका अपोजिट में है, लेकिन मशीन अपने आप को रोक लेगी वहीं पर और पेशेंट को अलाउ करेगी कि ठीक है, इन बिटवीन आप अपने मैंडेटरी आप अपना सांस लो। लेकिन जो 12 सांस है ना वो मशीन ने लाजमी देने, चाहे पेशेंट कुछ भी कर रहा है। अगर सांस मशीन ने पेशेंट ने शुरू किया और मशीन का साइकिल अभी कुछ सेकंड्स थे, तो मशीन क्या करेगी, उसके साथ सिंक्रोनाइज कर लेगी और उसको फैसिलिटेट कर देगी और फुल वॉल्यूम दे देगी जो उसमें देना है। यानी 12 ब्रेथ्स उसके वो जाएंगे जो 500 टाइडल वॉल्यूम के होंगे। उसके अलावा अगर उसने 16 लिए, 18 लिए, तो वो जो 6 या 8 बनते हैं, 4 या 6 बनते हैं, वो ब्रेथ पेशेंट के होंगे, उनका टाइडल वॉल्यूम डिफरेंट होगा। असिस्ट कंट्रोल मोड क्या होता है? असिस्ट कंट्रोल या एसी मोड में पेशेंट वेंटिलेटर प्रोवाइड्स पेशेंट्स विद अ प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम एट अ प्रीसेट रेट। प्रीसेट का मतलब वो है जो हमने मशीन का सेट कर दिया है, उतना ही पेशेंट को उसी रेट पे मिलेगा, असिस्ट कंट्रोल है, और उतनी ही टाइडल वॉल्यूम मिलेगा, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं होगी। Specified tidal volume to the patient, client can initiate breaths that are delivered at the preset tidal volume. बेशक इसमें असिस्ट कंट्रोल का मतलब क्या है, मशीन असिस्ट भी करेगी और कंट्रोल भी रखेगी। अगर हमने कहा है कि मशीन ने 16 ब्रेथ्स देने हैं और पेशेंट चाहता है कि वो खुद इनिशिएट करे, ट्रिगर करे, तो जैसे ही वो ट्रिगर करेगा मशीन उसको अलाउ करेगी, उसको शट अप नहीं करेगी और उसको पूरा वॉल्यूम दे देगी। अगर हमने 500 या 600 टाइडल वॉल्यूम रखा था तो वो पूरा टाइडल वॉल्यूम चला जाएगा। इनिशिएट पेशेंट ने किया होगा और मशीन ने उसको फुल सपोर्ट किया होगा। पेशेंट कैन ब्रीथ एट अ हायर रेट देन दी प्रीसेट नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट। असिस्ट कंट्रोल में पेशेंट अपना भी ब्रेथ्स लेकर रेट को बढ़ा सकता है। 16 मशीन ने दी है और उस मशीन का जो पैनल है वो आपको 18 शो कर रहा है, इसका मतलब है मशीन ने उसको 2 अपने सांस लेने की भी इजाजत दे दी इन बिटवीन। कंट्रोल मोड क्या होता है? कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन। मैंडेटरी का मतलब है लाजमी, ठीक है। कंट्रोल का मतलब है कि सारा कंट्रोल हमने रखा है अपने हाथ में, असिस्ट नहीं कर रहे हम पेशेंट को, मशीन उसको असिस्ट नहीं कर रही, कंट्रोल किया हुआ है। यानी जितने डॉक्टर समझता है कि उसको ब्रेथ जाने चाहिए, जितनी टाइडल वॉल्यूम जाना चाहिए, उतना ही मशीन देगी। मशीन मरीज अगर सांस लेने की कोशिश करेगा, मशीन उसको शट अप कर देगी, ओके। मशीन उसको सांस नहीं लेने देगी। Ventilation is completely provided by mechanical ventilator with a preset tidal volume, respiratory rate and oxygen concentration. इसमें
कि मरीज प्रतियोगी के वेंटिलेटर के साथ झगड़ा ना करे और वेंटिलेटर आराम से अपना काम करे। ओके, तो कंट्रोल मोड ये होता है। वेंटिलेटर टोटली कंट्रोल द पेशेंट्स वेंटिलेशन, दैट इज द वेंटिलेटर इनिशिएट एंड कंट्रोल्स बोथ द वॉल्यूम डिलीवर्ड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेथ। पेशेंट कैन नॉट ब्रीथ स्पॉन्टेनियसली, पेशेंट कैन नॉट इनिशिएट, अगर वो चाहे भी मशीन उसको नहीं करनी, कंट्रोल मोड में। ensuring humidification and thermoregulation. अच्छा, all air delivered by the ventilator passes through the water in the humidifier where it is warmed and saturated. ये point मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। Humidifier temperature should be kept close to body temperature. इससे बहुत ज्यादा कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना पेशेंट हाइपोथर्मिया या हाइपरथर्मिया में जा सकता है। अगर बहुत ठंडा पानी होगा तो हाइपोथर्मिया हो सकता है। ठीक है, इन सम रेयर इंस्टांसेस जब सीवियर हाइपोथर्मिया में पेशेंट है तो एयर टेम्परेचर थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं ताकि पेशेंट अंदर से वार्म हो जाए। द ह्यूमिडिफायर शुड भी, गर्म हवा जाएगी तो थोड़ा सा अंदर उसको, लेकिन ये दिस इज कोशिश ये करनी चाहिए कि आप रूम टेम्परेचर पे, बॉडी टेम्परेचर के आसपास रखें। The humidifier should be checked for adequate water level. अगर वो ड्राई हो गया तो फिर एयर ड्राई जाएगी। कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या हो सकती है? जब एक पेशेंट वेंटिलेटर पर है तो उसको 4 तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं। उसको एयरवे में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, कोई मैकेनिकल डिफॉर्मिटी हो सकती है, कोई फिजियोलॉजिकल उसकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और आर्टिफिशियल एयरवे की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। जो हमने इसको ट्यूब डाली है एंडोट्रेकियल या दूसरी OETT या कर सकता है पेशेंट। ठीक है, लंग्स में जाने के बजाय फ्लूइड जो है वो आप इसोफिगस में जाने के बजाय लंग्स में चला जाए तो एस्पिरेट कर लेगा। डिक्रीज क्लियरेंस ऑफ सिक्रीशन, अगर ट्यूब पड़ी हुई है तो पेशेंट अपना गला खनकार के अपनी सारी सिक्रीशंस नहीं साफ कर सकता है, वो डिक्रीज हो जाएगा उसका। तो हमें उसको सक्शनिंग करनी है। नोजोकोमियल या और वेंटिलेटर, जब भी हम याद रखेंगे, जब भी हम कोई इन्वेसिव प्रोसीजर करते हैं तो हम पेशेंट को एक्सपोज करते हैं इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, और वैप जो अगर हाइजीनिक कंडीशन आईसीयूज की अच्छी नहीं होती है तो वैप इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। वैप इज वेंटिलेटर एक्वायर्ड नमोनिया, इट्स वेरी वेरी कॉमन इन आईसीयूज। दूसरा है कि मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, मशीन की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पेशेंट हाइपोवेंटिलेट कर सकता है अगर हमने चेक नहीं किया, हाइपर वेंटिलेट कर सकता है। जब हाइपर वेंटिलेट करेगा तो हाइपोकैप्निया हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसकी कम हो जाएगी और रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में चला जाएगा। पेशेंट को ट्रॉमा, बैरो ट्रॉमा हो सकता है, उससे अगर लंग्स को इंजरी हो गई है, प्रेशर ज्यादा दे दिया है या ट्यूब आगे पुश कर दी है, कुछ भी ऐसा है, सक्शनिंग करते हुए हमने ख्याल नहीं रखा तो क्या हो सकता है, न्यूमोथोरिक्स हो सकता है पेशेंट, क्लोज न्यूमोथोरिक्स हो सकता है, टेंशन न्यूमोथोरिक्स होता है विच इज मोर सीरियस टाइप ऑफ न्यूमोथोरिक्स, और एयर सबकुटेनियस एम्फाइसीमा हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, एयर जो है वो उसकी स्किन में आ जाती है। अगर अलार्म हमने बंद कर दिया, थोड़ा सा रेस्ट करना था, पां कर, और हमने अपनी कंफर्ट के लिए अलार्म ऑफ कर दिए, ये जब पेशेंट ने कहा वो सोना चाहता है, हमने गुडविल में अलार्म ऑफ कर दिया और मशीन को कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो बता रहा है ट्रबल शूट के लिए लेकिन हमारे अलार्म ऑफ है, हमें नहीं पता चला, तो पेशेंट को हार्म हो सकता है। फेलियर ऑफ अलार्म और वेंटिलेटर, किसी मशीन है किसी वजह से उसके अलार्म अपने अंदर से फेल हो गए तो भी हमें पता नहीं चलेगा अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इनएडिक्वेट नेबुलाइजेशन और ह्यूमिडिफिकेशन करेंगे, ड्राइनेस की वजह से पेशेंट की सिक्रीशन ड्राई होके लंग्स में स्टिक होके डैमेज कर सकती हैं, और ओवर हीटेड इंस्पायर्ड एयर रिजल्टिंग इन हाइपरथर्मिया हो सकता है। तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे पैरामीटर्स को चेक करें। फिजियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, डिक्रीज कार्डियक फंक्शन एंड हाइपोटेंशन हो सकता है, स्ट्रेस अल्सर हो सकता है, पैरालाइटिक इलियस हो सकता है, पेशेंट खा पी कुछ नहीं रहा है, बिस्तर पे लेटा हुआ है तो उसकी इलियस जो है वो पैरालाइज हो सकता है, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन हो सकती है, अगर एयर लीक हो रही है तो स्टारवेशन में जा सकता है, वेंटिलेटर पे डला खुद तो कुछ खा पी नहीं सकता है, और अगर हमने उसका न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखा तो डेफिनेटली
वो वेल नरिश्ड हो जाएगा। आर्टिफिशियल एयरवे कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं रिलेटेड टू एंडोट्रेकियल ट्यूब? ट्यूब हो सकती है। समटाइम्स जब पेशेंट कॉन्शियस हो रहे होते हैं, वो इरिटेट हो रहे होते हैं इस ट्यूब से, तो वो इसको च्यू करते हैं, ठीक है, या वो डिसलॉज हो सकती है, अनप्लग्ड हो सकती है। ट्रेकियल स्टीनोसिस हो सकती है। ट्रेकिया जो है वो मरीज ने दांतों में चबा लिया और वो बंद हो गया। स्टीनोसिस का मतलब है क्लोज हो गया, है ना, नैरो डाउन हो गया। कफ फेलियर हो सकता है, जो कफ हम उसको बैलून अंदर बनाते हैं जो ट्रेकियल में, उसका कफ का फेलियर हो सकता है। और साइनसाइटिस हो सकता है, पेशेंट्स को लेरेंजियल एडिमा हो सकता है। नर्सिंग केयर क्या करनी है? सबसे पहले तो आपने पेशेंट की असेसमेंट करनी है। आपने असेस करना है पेशेंट को, सारी चीजों को, उसके वाइटल साइंस क्या चल रहे हैं, उसकी एबीजीज की रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं, उसका परफ्यूजन ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है, ठीक है। फिर असेस करना है आर्टिफिशियल एयरवे ट्रेकियोस्टमी उसकी ठीक है, अपनी जगह पे फिक्स है, क्योंकि अगर अंदर चली जाएगी या जितना अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स को ट्रीट करना है। फिर असेस करना है हमने वेंटिलेटर को, जो हमने पैरामीटर्स शो किए और जो पेशेंट्स के रीडिंग्स आ रही हैं उनको कंपेयर करना है। हमने 12 ब्रेथ्स रखे थे, पेशेंट 16 IO2 जितनी रखी थी उतनी जा रही है। तो इन सारी चीजों को हमने असेस करना है। केयर में हम क्या करेंगे? अगर तो हमारा पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो हमारी सबसे पहली चीज ये है कि हमने एयरवे को देखना है कि वो पेटेंट है और उसकी ऑक्सीजनेशन प्रॉपर हो रही है। फिर हमने पेशेंट को कंफर्टेबल रखना है। वेंटिलेटर पर है, वो ना चल फिर सकता है, ना वॉशरूम जा सकता है, ना खा पी सकता है, तो उसकी सारी जरूरतों का ख्याल हमने रखना है। मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस, मेंटेन यूरिनरी बाउल एलिमिनेशन, आई केयर, माउथ केयर, क्लीनिंगनेस, स्किन इंटीग्रिटी, ये सारी चीजें वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं जब पेशेंट वेंटिलेटर पर होता है, क्योंकि वो बेचारे खुद कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और पेशेंट की मोबिलिटी तो हो नहीं सकती, चल फिर तो नहीं सकते हैं, तो हमने उसके मस्कुलोस्केलेटल फंक्शन का ख्याल रखना है, उसकी रेंज ऑफ मोशन करवानी है ताकि उसकी स्टिफनेस नहीं हो जाए, उसके मसल्स एट्रोफी नहीं हो जाए या स्किन ब्रेक डाउन नहीं हो जाए। फिर हमने उसकी नर्सिंग केयर में पेशेंट की सेफ्टी का बहुत ख्याल रखना है। पेशेंट खुद अपनी चीजों का नहीं देख सक रहा है, बता सक रहा है, तो हमने देखना है कि सही पेशेंट को सही मेडिसिन दे रहे हैं, कोई उसके बेड पर हमने नीडल तो नहीं छोड़ दी ब्लड ड्रॉ करने के बाद, या कोई और ऐसी चीज तो नहीं है जिससे पेशेंट को हार्म हो सकता है। गर्मी सर्दी का ख्याल रखना है, अकॉर्डिंग टू मौसम उसको ब्लैंकेट चाहिए या बेडशीट चाहिए या हीटिंग चाहिए, कूलिंग चाहिए, उसका हमने ख्याल रखना है। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू पेशेंट एंड फैमिली। अगर पेशेंट कॉन्शियस है और वेंटिलेटर पे है तो उसको ये श्योर करना है कि ये टाइम बीइंग के लिए है, जो ही आप रिकवर होंगे तो आपको ये मशीन से हम आउट कर देंगे। और फैमिली को भी बताना है कि ये उनकी सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट मशीन है। या और वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो अप्रोप्रिएटली उनको आंसर करना है। फैसिलिटेट करना है कम्युनिकेशन में, ऐसा नहीं कि मुंह बनाना है ताकि वो बेचारे सवाल ही ना पूछें, बल्कि उनको हेल्प करना है कि अगर उन्होंने कुछ पूछना है तो हेल्प ऑफर करनी है। रिस्पॉन्ड टू वेंटिलेटर अलार्म्स करने हैं। अगर ट्रबल शूटिंग कोई हो रही है, कोई ऐसा अलार्म है तो उसको देखना है। खुद को नहीं पता है तो फिर जो इंजीनियर है हॉस्पिटल का उसको बुलाना है ताकि वो पेशेंट को देख सके। अलार्म को ऑफ करना है। समटाइम्स नर्सेज क्या करते हैं, अलार्म को ऑफ कर देते हैं। हाई प्रेशर अलार्म दे रहा है तो खुद बिजी है तो मशीन का अलार्म ऑफ कर दिया। There and then help करें, otherwise it could be very very dangerous. Prevent nosocomial infection, अपनी हाइजीन का, हैंड इक्विपमेंट का, क्लीन नीटनेस का अपना ना डेवलप हो, और जो भी आप केयर प्रोवाइड करें उसको डॉक्यूमेंट करें। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ हमारा लेक्चर खत्म हुआ। होपफुली आप जाग रहे होंगे, बोर नहीं हो गए होंगे, और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, हेलो, सो गए हैं? नहीं मैम, ओके। अच्छा, कैसा था लेक्चर? मैम बहुत अच्छा था, बस पहली बार वेंटिलेटर को पढ़ रहे थे तो थोड़ा बहुत था,
और बाकी मतलब क्या अच्छा था लेक्चर। ओके मैंने कोशिश की है बेटा कि इसको मैं जितना सिंपल करके आपको एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन ये आपको समझ, आप इसको इंटरनलाइज उस वक्त करेंगे जब आप बेड साइड पर पेशेंट के साथ वेंटिलेटर पर सिर्फ आपको इन टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर करवाना है। वी डोंट बट ये टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, FiO2 क्या है, IE क्या रेशो है, लंग्स कैसे काम करें, मशीन कैसे काम कर रही है, टाइप्स क्या हैं, ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर ये आपको आ जाते हैं तो फिर जब आप ICU में काम करने जाओगे तो आपको जब वो वहां कुछ समझाएंगे तो दैट विल मेक्स मोर सेंस टू यू। ओके जी मैम। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और अगला लेक्चर मैं कोशिश करूंगी कि 1 से 2 लेक्चर में पूरा कंटेंट बाकी का खत्म कर दें।